بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. What kind of leader is Imran Khan? Where is he coming from? Imran Khan किस किस्म का लीडर है? इमरान खान कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है? गुज़िश्ता 20 बरस में ये सवाल सैकड़ों दफ़ा उठाया गया और अगर आप YouTube के ऊपर जाएं तो आपको दर्जनों इसी उन्वान से द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, व्हाट काइंड ऑफ लीडर इज़ इमरान खान, आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी, वीलॉग्स मिलेंगे. आज से 2 बरस पहले मैंने भी इस हवाले से एक मुख्तसर वीलॉग किया था जो बहुत मकबूल हुआ. उसको 2 लाख से ज़्यादा दफ़ा उस वक़्त जो है वो देखा गया, उस पर बड़ा फीडबैक था. लेकिन मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 9 माह में जो कुछ हुआ उसने इस क्वेश्चन को और इसके जवाब को, दोनों चीज़ों को रीडिफाइन कर दिया. खुद इमरान खान साहब से भी ये सवाल पूछा गया कि लीडर कौन होता है, आप किस किस्म के लीडर हैं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूछा गया और बहुत सी जगहों पे पूछा गया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा. लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि गुज़िश्ता 9 माह की जो स्ट्रगल हुई है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस तरह से शेप हुई है, इसने इस सवाल को यकसर रीडिफाइन कर दिया है. मैं आपको नवंबर 2022 के पहले हफ्ते में लेके जाऊंगा जब 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पे लॉन्ग मार्च के दरमियान वज़ीराबाद में ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पे एक कोऑर्डिनेटेड गन अटैक हुआ और वहाँ वज़ीराबाद के उस कंटेनर से एक लड़खड़ाता हुआ खून में लथपथ इमरान खान, जिसके चेहरे पे दर्द और करब के असरात थे, लोगों के सहारे से निकला और फिर एक गाड़ी में, उसे हेलीकॉप्टर नहीं मिला, एक गाड़ी में सफ़र करके शौकत खानम हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसी दिन चंद घंटों के बाद उसकी सर्जरी हुई. और 24 घंटे के बाद, 24 घंटे या कुछ घंटे उससे ज़्यादा हुए होंगे, जब इस इमरान खान ने हॉस्पिटल से कौम से खिताब किया और कहा कि हकीकी आज़ादी की लॉन्ग मार्च और जदोजहद जारी रहेगी. मैं हर दिन अस्पताल से या लाहौर से खिताब करूंगा और 26 तारीख को इंशाल्लाह मैं रावलपिंडी पहुंचूंगा और आपने भी रावलपिंडी पहुंचना है. आपने सबने निकलना है, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है, क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा इसकी तरफ. और फिर आसमान ने वो नज़ारा देखा कि यही शख्स तकलीफ में होता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, वॉकर के जरिए क्रचेस के सहारे से रावलपिंडी में पहुंचा, सड़क के ऊपर एक जलसे गाह में जहां हर तरफ काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ लोग मौजूद थे. और जब दुनिया ने ये नज़ारा देखा तो उसके साथ आपने वो जुमला, वो जुगत भी आपने देखी जब किसी ने ये कहा कि एक वो लीडर था जो पाकिस्तान से 1 हफ्ते के लिए दवाई लेने या इलाज करने लंदन गया था और 3 साल गुजर गए, कभी वापस नहीं आया. आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के लिए दोहा के रास्ते लंदन रवाना हो गए हैं. एयर एम्बुलेंस में शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी उनके हमरा थे. दूसरा ये लीडर है जो गोलियां खा के 3 निकला था और चंद दिनों के अंदर वापस आके आवाम को लीड कर रहा है. मैं इस हालत के अंदर आपके लिए आ रहा हूं और आपने हफ्ते को पिंडी में मेरे लिए पहुंचना. और यूं आप इसे कह सकते हैं अ टेल ऑफ 2 लीडर्स. जिस तरह से 19वीं सदी में चार्ल्स डिकन ने अपना मशहूर नावल लिखा था अ टेल ऑफ 2 सिटीज, जो लंदन और पेरिस के हवाले से थी, इसी तरह पाकिस्तान के अवाम ने 2 लीडरों का तकाबली जायजा देखा. एक तरफ
टेल ऑफ टू लीडर्स में एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ नवाज शरीफ। वो इमरान खान जो गोलियां खा के खड़ा है और कौम को लीड कर रहा है, वो नवाज शरीफ जो एक खासे कंट्रोवर्शियल प्लेटलेट थ्योरी में पाकिस्तान से चला गया और वापस कभी नहीं आया, और वापस आने के लिए पूरे इंतज़ामी ढांचे को कंट्रोल कर लिया ताकि हर तरह से राह जो है उसे फैसिलिटेट किया जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको 9 बरस से पहले की 2013 की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के अंदर, जहां इमरान खान खिताब कर रहे हैं एज एन ऑपोजिशन लीडर, और वहाँ उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या हैं, किस किस्म की लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका इमरान खान क्या जवाब देते हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर आपसे करना चाहता हूँ। लेट मी सी दिस। ये देखें, इमरान खान से लीडरशिप के हवाले से सवाल पूछा जाता है और यहाँ से उनका जवाब जो है वो शुरू होता है। So to all of you, first of all, whenever you're told that if you don't do as the Romans do, you will not succeed, a leader never accepts that. So when you will always, when you go back to Pakistan, you'll always be told that, look, this is how the society functions, and either you accept it or not. Most of the time, people do not fight the system and they leave the country. Take the easy option. I have always had easy option. A leader, and all of your future leaders, you must not accept this. You must not take the trodden path. You have to become a leader, you have to face resistance. No one has ever achieved anything if they haven't faced failures, if they haven't had disappointments, if they haven't had days when they don't want to wake up, get out of bed. No one has ever achieved anything. To achieve anything in life, you have to be prepared to take on the odds. आपने देखा कि कैसे 2013 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े होके इमरान खान स्टूडेंट्स को ये बता रहे हैं कि एक लीडर वो लीडर ही नहीं है जो स्टेटस को किसी जगह की हकीकत को मान ले, जो इस चीज़ को मान ले कि डू इन द रोम एज द रोमन्स डू, जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा हो उसको तस्लीम कर ले, एक्सेप्ट कर ले। लीडर उनकी नज़र में उस वक्त भी वो था जो सिस्टम को तब्दील करना चाहता है, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये सिस्टम बदल नहीं सकता। वो सिस्टम के अंदर काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए आता है। उसमें बाद में इस तकरीर में वो एग्जाम्पल भी देते हैं आसिफ अली जरदारी की, बाकी लीडर्स की एग्जाम्पल भी देते हैं। लेकिन जिसमें दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको सुनाया कि इमरान खान को कितनी अच्छी तरह से आज से 9 बरस पहले भी इसका एहसास था कि लीडरशिप के रास्ते में जहाँ बहुत मुश्किलात हैं, दुश्वारियाँ हैं, वहाँ बहुत नाकामियाँ भी हैं। उससे पहले भी जब 1996 से उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप पार्टी बनाई, पॉलिटिकल लीडरशिप का आगाज़ किया, उसके बाद से बहुत सेटबैक हुए, बहुत मुश्किल से अगर कामयाबी मिली तो थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिली, और 2013 में वो एक बहुत बड़ी निस्बतन कामयाब पोजीशन में आ चुके थे। लेकिन उन्हें एहसास था कि किस तरह से बहुत नाकामियाँ भी हो सकती हैं। और फिर उसके बाद आपने देखा कि वही लीडर है जो प्राइम मिनिस्टर भी बना, कैसे उसे एक साजिश के ज़रिए प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। लेकिन एक दिन उसने इंतज़ार नहीं किया और उसने फौरी तौर पर आवाम को रजू किया और एक नई भरपूर जद्दोजहद का आगाज़ किया, जिस जद्दोजहद के आगाज़ में अब तक कम से कम 70 से ज़्यादा बड़े जलसों को वो खिताब कर चुके हैं। और अगर आप उन मीटिंग्स को काउंट करें जो उन्होंने पुकला के साथ की हैं, ट्रेड यूनियंस के साथ की हैं, फार्मर्स और किसानों के साथ की हैं, तुलबा के साथ की हैं, पार्टी के वर्कर्स के साथ की हैं, मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ की हैं, वीलॉगर्स के साथ की हैं, वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं दुनिया भर के मीडिया को, पाकिस्तान के मीडिया को, तो आपको एहसास होगा कि सिर्फ 70 दिन वो जलसों के नहीं हैं, बल्कि वो सैकड़ों दिन उनकी मसरूफियत के हैं। जहाँ कोई भी दिन गालिबन मार्च के उस हफ्ते से जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आगाज़ हुआ से आज तक, जहाँ हम 30 नवंबर पे खड़े हैं, नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर पे खड़े हैं, ज़बर शुरू हो चुका है, इमरान खान ने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया, वो नीचे नहीं बैठे। और इसी टाइम पीरियड में उनको गोलियां भी लगी, उनकी सर्जरी भी हुई, वहाँ से वापस भी आ गए। विच एक्चुअली ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ लीडर इज़ इमरान खान। बहुत से लोग आप में से, मैंने बहुत से उसमें कुछ पॉइंट बना के रखे हैं, लेकिन एक एक करके मैं पॉइंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने इमरान खान को क्रिकेट के लेंस से देखा है, पाकिस्तान क्रिकेट के एक कामयाब कप्तान की हैसियत से देखा है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का, जो कभी पाकिस्तान को नहीं मिला, वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन मुझे क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने इमरान खान को क्रिकेट के लेंस से कभी भी नहीं देखा। मुझे क्रिकेट के हीरो इमरान खान से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इमरान खान को एक सियासी लीडर की हैसियत से,
पॉलिटिक्स के लेंस से देखा है, इंसानियत के लेंस से देखा है, शख्सियत के लेंस से देखा है। 3 लेंस में उनको अप्लाई किए हैं, किसके? पॉलिटिक्स के, इंसानियत के और शख्सियत के, पर्सनैलिटी के। और इसके हवाले से ही मैंने चंद पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। लेकिन फेजेस अगर आप देखें, मैं कहूँगा कि फेजेस उनके 5 या 6 फेजेस बनते हैं उनकी लीडरशिप के। पहला फेज उनका है जब वो अपने आप को काउंटी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मुमताज़ करते हैं, और जब कैरी पैकर सीरीज़ होती है तो कैरी पैकर सीरीज़ जब एक वर्ल्ड 11 टीम खड़ी की जाती है तो उन 4 या 5 लोगों में जिन्हें पाकिस्तान से तोड़ा जाता है उसमें इमरान खान का भी शुमार होता है मेरे ख्याल है। उसके बाकी ज़हीर अब्बास थे, माजिद थे। फिर उनकी क्रिकेट के अंदर वो लीडरशिप है जहाँ एक लाउबाली शख्सियत का फास्ट बाउलर, बॉल फेंकने वाला, ये फैसला करता है कि मुझे एक ऑलराउंडर बन के दिखाना है। वो ऑलराउंडर बनने का फैसला करता है, वो ऑलराउंडर बन जाता है। फिर ऑलराउंडर के बाद वो फैसला करता है मुझे कैप्टन बनना है, वो कैप्टन बन जाता है। कैप्टन बनने के बाद फैसला करता है कि मुझे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना है, वो वर्ल्ड कप जिता। ये लेवल्स हैं उस लीडरशिप के जो क्रिकेट के मैदान के अंदर उन्होंने खेले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेट की लीडरशिप से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लीडरशिप का फेज़ है जो उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद जमाइमा से शादी से पहले, जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी के बाद उनका जो उस वक़्त का फेज़ है उसमें फिलंथ्रोपी का फेज़ है, जहाँ वो फंड रेजिंग करते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर से पैसे रेज करते हैं, पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरास के पास जाते हैं, पाकिस्तान में जगह जगह जाते हैं। और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल अपनी माँ की याद में, जिनकी डेथ कैंसर से होती है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो है उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं। और आज तक ये हॉस्पिटल जो है उसके लिए दुनिया भर से अरबों रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। गलबन हर साल 1 अरब से ज़्यादा पैसे इसके लिए इकट्ठे होते हैं। अभी चंद दिनों में मैं एक जगह जाऊंगा अमेरिका के अंदर जहां पर इस हवाले से बहुत बड़ी फंड रेजिंग जो है वो होगी। फिर वो फेज़ है इमरान खान का जब फिर उसके बाद इसका एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है हॉस्पिटल्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये एक फेज़ है उनकी लीडरशिप का। फिर एक और फेज़ उनकी लीडरशिप का उस वक्त शुरू होता है जब कि अप्रैल 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी जाती है। ये वो फेज़ है जो अभी तक कंटिन्यू है कर रहा है। इस फेज़ के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इसमें एक बड़ा मशहूर पहली उनकी स्पीच है जो गालिबन अप्रैल 1996 की है। उस स्पीच का टुकड़ा मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा जिसमें एक शर्मीला इमरान खान आपको नज़र आता है जिसको लोग हूटिंग कर रहे हैं, उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे, उसके चेहरे के ऊपर शर्म के आसार हैं और वो बार बार ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ चुप करें, मुझे बोलने दें। यहाँ पे वो फेज़ है, ज़रा उसको भी आप देखें। सुने ज़रा 5 मिनट मेरी बात सुन लें। आज तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1.5 महीना हुआ और मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान में सब करप्शन की बात कर रहे हैं। सुने ये आपने देखा अप्रैल 1996 की इमरान खान की तकरीर, एक शाय शर्मीला इनसिक्योर किस्म का शख्स जिसमें एम्बिशन तो बहुत है लेकिन उसमें शर्म इतनी है, उसमें हया इतनी है कि लोग जो हैं उसको बोलने नहीं दे रहे हैं और उसको लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, उनको इशारे करने पड़ रहे हैं कि मुझे बोलने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें। वहाँ 1996 में और अब जब हम 2022 में खड़े हैं, जो 26 बरस में इमरान खान की शख्सियत की जो एवोल्यूशन हुई है, जो इर्तका हुआ है, वो आप सबके सामने है। आज उस इमरान खान को देखें जो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करके पूरी कौम को एक मिशन के ऊपर लेकर जा रहा है। चंद दिन पहले मैंने इसी हवाले से, क्योंकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, मैं चाह रहा था कि एक मुख्तसर दौरानिए का मैं इमरान खान की लीडरशिप के हवाले से कमेंट करूं जिसका एक्चुअल जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो मैं सबसे आखिर में उसका जिक्र करूंगा। लेकिन फेजेस की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की गूगल पे जाके, तो एक फोर्ब्स मैगजीन जो है, फोर्ब्स मैगजीन का एक आर्टिकल मेरे सामने आया जहां 100 कोट थे इम्पोर्टेंट शख्सियात के जो उन्होंने लीडरशिप की क्वालिटीज़ के हवाले से दर्ज कर रखे थे। मैंने वो सारे कोट देखे और उनमें से बहुत ज़्यादा कोट, 50-60% से ज़्यादा कोट तो बिल्कुल इमरान खान की शख्सियत पे पूरे उतरते थे। लेकिन अगर उसका जिस्ट आप निकालें, उसका सब्सटेंस निकालें तो आपको समझ आती है कि लीडर वो है जो एक कौम को इंस्पायर कर सके,
اسے متحد کر سکے اور اس کو متحد کر کے اس کو ایک مشن کے اوپر ایک کاز میں موٹیویٹ کر سکے. یعنی لوگوں کو انسپائر کرے اپنی کمیونیکیشن سکل سے, اپنی شخصیت کی طاقت سے, انہیں اکٹھا کرے, متحد کرے ایک پلیٹ فارم کے اوپر, اور پھر ان کو ایک کاز اور ایک مشن کے اوپر ان کو موٹیویٹ کرے, اس کی خاطر ان کو کھڑا کر دے. یہ لیڈرشپ کی سینٹرل کوالٹی ہے. سب سے پہلے اس میں سمجھتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو رہ جائے گی, وہ عمران خان کا تشخص اور آئیڈینٹی ہے. جب 1995 میں عمران خان کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ سے ہوتی ہے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں, ساؤتھ ایشیا میں, کہ آپ جنگ اخبار کے اشتہار دیکھتے ہیں کہ امیر لوگ اشتہار دیتے ہیں کہ اس بیٹی سے کہ شادی کر لیں گے تو لڑکے کو مشرق وسطیٰ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں سیٹ کروا دیا جائے گا, یا اس کو کاروبار میں سیٹ کروا دیا جائے گا. جب عمران خان کی شادی برٹن کے 7ویں ریچسٹ پرسن کی بیٹی سے ہوتی ہے, جمائمہ گولڈ سمتھ سے, گڈ لکنگ, ینگ, 21 ایئر اولڈ اس وقت, اور ریمارکیبل لیڈی, وہی آکسفورڈ یونین کی جو میں نے آپ کو ٹکڑا دکھایا عمران کی اسپیچ کا, اس اسپیچ پہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا. میں کسی اور وجہ سے وہاں گیا, عمران خان وہاں پہ آ گئے اسپیچ کے لیے, میری عمران خان سے ملاقات ہوئی, اور عمران خان کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو جمائمہ گولڈ سمتھ اپنے جمائمہ خان جو ہیں وہ دونوں بیٹوں کو لے کر وہاں پہ آئیں. وہاں میری ان سے, عمران خان کے ساتھ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. اور اس کے بعد یہ جو اسپیچ تھی جس میں آپ نے کویشچن آنسر کا سیشن چھوٹا سا میں نے آپ کو کلپ دکھایا, وہاں پہ جمائمہ خان بھی بیٹھی عمران خان کو دیکھ رہی تھی. میں مسلسل غور کر رہا تھا کہ وہ عمران خان کو کس طرح سے جو ہے دیکھ رہی ہیں. شی واز اسٹل لوکنگ اپ ٹو عمران خان. اب اس کی ریزنز میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان کی شادی جمائمہ گولڈ سمتھ کی فیملی میں ہوتی ہے تو اتنی بڑے امیر خاندان میں شادی کے بعد ایک عام آدمی کی خواہش ہوتی ہے, اگر عام آدمی ہوتا کہ میں برطانیہ میں, یورپ میں کہیں سیٹل کر جاتا ہوں, بہت بڑا کاروبار مجھے میرا فادر ان لا دلوا دے. لیکن جمائمہ گولڈ سمتھ آن ریکارڈ ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان نے ان کے باپ سے کبھی بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, اور جو کچھ کیا وہ اپنے زور سے کیا. سو مچ سو کہ یہ بنی گالا کی پراپرٹی جسے پاکستانی پالیٹکس میں اس گھر کو بہت کنٹروورشل بنا دیا گیا, یہ عمران خان نے شروع میں جمائمہ سے قرضہ لیا, پھر اس قرضے کی ایک ایک پائی چکائی. جیسا کہ حنیف عباسی صاحب نے جو کیس کیا عمران خان کے خلاف, اس کیس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان نے وہ سارا ریکارڈ جو ہے بینکنگ کا کہ کیسے اپنا جو ان کا اپارٹمنٹ تھا لندن کا اس کو بیچا, کیونکہ لندن کی پراپرٹی کو بکتے ہوئے سال لگ جاتا ہے, پیسوں کو آتے بہت دیر لگتی ہے. پھر وہ جب پیسے آئے تو انہوں نے وہ پیسے جمائمہ کو واپس کر دیے. جو پوائنٹ یہاں امپورٹنٹ ہے تشخص کا اور آئیڈینٹی کا, کہ کوئی اور ہوتا تو گولڈ سمتھ کی فیملی میں اپنی آئیڈینٹی اور تشخص کو کھو دیتا, لیکن عمران خان نے اپنے تشخص, اپنی آئیڈینٹی کو وہاں اور مضبوط کیا, اور جمائمہ کی شخصیت پہ اپنی آئیڈینٹی کی سٹیمپ ایسی لگائی کہ آج اگر جمائمہ گولڈ سمتھ کو کئی ملین لوگ ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتی ہیں اور جہاں پہ بھی ان کا انٹروڈکشن ہے تو وہ آج ان کا گولڈ سمتھ فیملی سے زیادہ عمران خان کی وجہ سے ان کی آئیڈینٹی ہے, ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ عمران خان سے. سو بجائے اس کے یعنی اگر کوئی اور شخص ہوتا تو اپنی آئیڈینٹی کو گولڈ سمتھ کی فیملی کے اندر لوز کر دیتا, لیکن عمران خان نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو دی, اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے اوپر, جمائمہ خان کے اوپر اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ انہوں نے اس کی سٹیمپ جو ہے ہمیشہ کے لیے لگا دی. اب میں آتا ہوں اس پریزنٹ فیز میں, جس کے بارے میں میں جس فیز کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ میں نے یہ ویلاگ کیا ہے, اس فیز کی ہی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو عمران خان ہمارے سامنے آیا ہے جو ری بورن ہوا ہے, جو نیا عمران خان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, جس نے پوری دنیا کو, اس ملک کی سیاست کو, یہاں کے ذرائع ابلاغ کو, پوری دنیا کو, امریکہ کو, برطانیہ کو, آسٹریلیا کو, نیوزی لینڈ کو, کینیڈا کو, مشرق وسطیٰ کو, پوری دنیا کو اس عمران خان نے حیران پریشان کر دیا. پاکستان کے لوگوں کو بھی ایک نئے سرے سے اس عمران خان کو دیکھنے کا موقع ملا. وہ عمران خان جس نے مارچ سے اب تک تقریباً 70 عظیم الشان جلسوں سے خطاب کیا, ریلی سے خطاب کیا, جس نے کم از کم 200 سے زیادہ میٹنگز کی ہیں, میڈیا سے میٹنگز کی, وکلا سے میٹنگز کی, ٹریڈ یونین سے میٹنگ کی, لیبر یونین سے میٹنگ کی, کسانوں سے میٹنگز کی, بارہا اس نے دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیے, اخبارات کو انٹرویو دیے, ٹیلی ویژنز کو انٹرویو دیے. یہ جو عمران خان ہے
یہ ایک فیتھ بیسڈ عمران خان جو ہے، یہ ایک مجھے صوفی قسم کا عمران خان لگتا ہے. یہ وہ ایسا عمران خان ہے جو اپنے مائنڈ کی طاقت سے دو چیزیں مجھے اس میں نظر آتی ہیں. ایک ایمان کی طاقت، فیتھ کی طاقت، بیلیف کی طاقت، اور دوسری ایک مائنڈ کی اور ذہن کی طاقت سے یہ عمران خان جو ہے اس نے پوری دنیا کو مسخر کیا ہے، اسے امپریس اپون کیا ہے، ایک پوری کیمپین کو یہ لے کر آگے چڑھا. مجھے دو کتابیں یاد آتی ہیں اس موقع پہ. ایک اسٹیون کووی کی بک 7 Habits of Highly Effective People، جس میں وہ اسٹیون کووی ایکسپلین کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ویلیوز کا اور ایمان کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. دوسری 1930 کی لکھی ہوئی بہت مشہور کتاب ہے 1930s کی، نارمن ونسنٹ پیل کی، جس کی میں اسکرین پہ آپ کو اس کا امیج دکھاتا ہوں، تھنک اینڈ گرو رچ. یہ وہ کتاب ہے جو آپ میں سے ہر شخص کو، جس نے نہیں پڑھی، ہر شخص کو آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. یہ وہ کتاب ہے جو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے پہلے یہ سمجھا کہ یہ صرف اور صرف اسپرچول انریچمنٹ کی کتاب ہے، لیکن اور یہ اس میں جو رچ کا بات ہے یہ سول کی رچنس. لیکن پھر مجھے جب کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ در حقیقت یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنی سوچ کے ذریعے امیر ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا تعلق محض امیر ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں، جو بن کے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی دنیا کھڑی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر بلیف ہونا چاہیے، اپنے اوپر ایمان ہونا چاہیے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اور آپ کی اپنی جو فیتھ کی طاقت ہے، سیلف بلیف کی پاور ہے، وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتی ہے. تو یہ جو عمران خان ہمارے سامنے آیا ہے، جس کا ایک مشن ہے جو فیتھ بیسڈ مشن ہے، جو ایمان کی طاقت سے چل رہا ہے، جو پاکستانی قومیت پہ یقین رکھتا ہے. پالیٹکس کرنی مذہب کے نام پہ یا ایتھنیسٹی کے نام پہ، یعنی زبان کی لنگوسٹک بڑی آسان ہوتی ہے، وہاں پہ آپ جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں. لیکن عمران خان کی سیاست نہ تو اس طرح سے مذہب کی سیاست ہے جس طرح سے نریندر مودی کی سیاست ہندوستان میں ہے، جو ہندوتوا کی سیاست ہے، نہ انہوں نے لسانیت کی سیاست کی ہے، یہ پنجابی یا پٹھان کی سیاست ان کی نہیں. تو یہ جو عمران خان کی پالیٹکس ہمارے سامنے آئی ہے اس فیز میں، یہ فیتھ بیسڈ پالیٹکس ہے، جس کو میں چاہتا تھا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.